अमूमन हम ऐसा देखते हैं सर कि कलाकार को कला के इर्द गिर्द और कुछ ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन आपका जो ये काम है वो अलग है सर, कला से जुड़ा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो ये कैसे शुरुआत करी थी आपने इसकी? देखिए, शुरू से मैं टीचर जैसा ही था कि मुझको कुछ बनाने से ज़्यादा अच्छा बनाना सिखाना अच्छा लगता था। तो चूँकि मैं जेल में सिखाना शुरू किया और जो जितने स्टूडेंट थे वो बड़ी तन्मयता से सीखना शुरू किए, लेकिन एक बात धीरे धीरे समझ में आई मुझको कि 4 घंटे 5 घंटे जो वो क्लास में बैठता है वो अपना पास्ट भूल जाता है, या कुछ महीना 2 महीना बीतने के बाद ये समझ में आया कि इनके चेहरे से स्ट्रेस कम होने लगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो एक दिन पूछा एक स्टूडेंट से, तो बोला कि ये जो 4-5 घंटे क्लास में बैठते हैं हम, उसमें समय का पता नहीं चलता कि कब 11:30 बजा और कब 4:30 बजा। तब ये लगा कि हाँ, ये कंसंट्रेशन के कारण है कि ये जो शांत रहते हैं, ध्यान में रहते हैं उतनी देर के, कुछ बन रहा है। रास्ता भी यहाँ का दुर्गम है, रास्ते भी जिद्दी हैं और मुसाफिर भी जिद्दी हैं। अक्सर जैसे हम कहानियों में सुनते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं, कोई अच्छा काम करने जाता है तो दुश्मन भी पैदा होते हैं, धमकियाँ भी मिलती हैं। आपके साथ कभी ऐसा रहा सर? ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं बड़ा शांतिपूर्वक अपना काम करता रहा। आर्ट को एक आर्ट थेरेपी के रूप में यूज़ किया मैं हमेशा। जब उनके बच्चों के दिमाग में जो परिवर्तन देखता गया, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन देखता गया, मुझको लगा कि यार आर्ट से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है जिससे हम हर एक क्राइम को मिटा सकते हैं, हर एक भेदभाव को मिटा सकते हैं। परिवार का कितना सपोर्ट मिला? पूरा सपोर्ट। देखिए, परिवार का सपोर्ट, जेल से रिलीज आदमी शाम को छूटा और छूट के सीधा मेरे घर पहुंचा, ठीक है। तो पत्नी का रिएक्शन नॉर्मल, एक महिला आप ले लीजिए किसी भी सोसाइटी से, कि एक बड़ी घटना करने वाला कोई आदमी जेल से, सामान्य सी बात, जेल से रिलीज होकर कोई आदमी उसके घर आए और उसका रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन मेरे घर में ऐसा रिएक्शन नहीं रहा। चाहे वो छोटी बेटी है, उसका रिएक्शन कभी नहीं रहा। बेटे का रिएक्शन मैंने बहुत ही अच्छा रहा कि घर में फलां छूट के आ रहा है तो पत्नी थोड़ा सा फूल तोड़ लेती है, चावल हल्दी लगा के और एक दिया जला के उसका आरती उतार लेती है, स्वागत कि चलो बेटा आ गए तुम घर। और वो भी बाकायदा पैर छू लेता है, किसी एज ग्रुप का रहे वो भी आके पैर छू लेता है। और उसके बाद फिर वो नॉर्मल कि उसको अगर किचन में बैठ के खाना खाना है तो वो किचन में बैठ जाएगा, या उसको और कुछ खुद से बनाना है तो वो भी अलाउड है। मैंने वो परिवार का ऐसा सदस्य है जो घर के हर कोने में अलाउड है। उसको भी लगता है कि जेल जाते समय मेरा एक घर था या घर ही नहीं था, आज जेल से छूटने के बाद इतने सारे घर हैं मेरे। अच्छा, मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरे मित्र भी उतने ही अच्छे हैं कि चलो शाम को कोई 7 बजे आ गया, 8:30 बजे खाना खाना है तो ठीक है, चलो हम अपने मित्र के घर चले जाते हैं। मनोज हड़प के घर चले गए बैठने के लिए, तो वो खुद तो समझ रहा है कि हाँ जेल से रिलीज होके आ रहे हैं, उसकी पत्नी को भी समझ में आता है कि हाँ ये अजय भाई साहब के स्टूडेंट हैं, माने ये हमारे भी परिवार के सदस्य हैं। तो ये चीज़ मुझको बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में रहते रहते अगर लड़का
लगा कि गुरुजी 1 महीना हो गया, तो मुझको लगता है कि अरे यार ये बोर तो नहीं हो रहा है इस माहौल से, तो मैं उसको उड़ीसा भेज देता हूँ। उड़ीसा में मेरी एक स्टूडेंट है जो आर्ट को पूरी तरह कमर्शियल करती है, तो इसलिए भेजता हूँ कि वो कुछ कमर्शियल सीख ले कि किस चीज़ की कीमत कितनी होती है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सीख ले। तो वो वहाँ अटेंड कर लेता है उसके घर में, तो वहाँ भी जाता है तो महीना 2 महीना, क्योंकि गुरु भाई है। जी जी। इन सब चीज़ों में खर्चा भी बहुत है, जो आप सब लोग आपके घर आ रहे हैं, उनका भोजन व्यवस्था और बाकी चीज़ें, तो इसके लिए सरकारी सहायता ही आप सब स्वयं करते हैं सर? ये नहीं, सरकारी सहायता तो नहीं है, लेकिन हाँ चलो हो जाता है, जैसे भी व्यवस्था हो जाती है, सबकी व्यवस्था। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाऊं। तो उतनी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि मैं बाकी सारे कंफर्ट जोन को प्रायोरिटी नहीं देता। पगडंडी के रास्तों पर चलते हुए हम कांकेर पहुंच चुके हैं, और जिनसे मिलने के लिए हम इतने दूर आए हैं वो भी अभी हमारे साथ हैं। परिचय इनका हम थोड़ी देर बाद कराते हैं। बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम पर हैं, पद्मश्री भी हैं। इनकी लाइफ की कहानी हम उन्हीं से जानेंगे, और इनका पूरा परिचय हम आपको थोड़ी देर बाद देते हैं। कहानियां तो आपके लिए बहुत हर तरफ आपकी फैली हुई है सारी चीजें। कोई एक कहानी की शुरुआत जो आपसे खुद बताना चाहते हैं सर, की जो कहानी एक आपके लिए एनलाइटमेंट का काम करा हो? ये बताना मुश्किल जाएगा, क्योंकि 400 लोग, 400 काउंसलिंग, उतनी ही कहानियां और उतना ही अच्छा पुनर्वास, और उनकी जिंदगी उतनी ही शानदार। तो देख के मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि सोच नहीं पाता कि ये कभी मेरे स्टूडेंट रहे, और उसके बाद वहां से निकल के, जेल से निकल के, और सामान्य जिंदगी में इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। सर, जो 400 लोगों की बात कर रहे हैं, वो अपने भूतकाल में नक्सली हुआ करते थे, जिनको सर ने सही रास्ता दिखाया, उनका पुनर्वास कराया, मुख्य धारा से उनको जोड़ा। इनमें कई सारे ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, या कई सारे वो नक्सली हैं जो जेल में बंद थे। नई जिंदगी पाने के लिए उन्होंने जो ललक दिखाई और उनको एक गुरु का सानिध्य मिला, ठीक है, वो काबिले तारीफ है। अब सर, ये शुरुआत कैसे करी थी आपने इस चीज की? शुरुआत हुई थी इसकी 2010 से, जून 2010 से कांकेर जेल में प्रशिक्षण शुरू किया था। जी जी। तो पहले दिन जब गया जेल देखने के लिए, कलेक्टर साहब थे उस समय, खाका, निर्मल खाका, उन्होंने भेजा मुझको कि एक बार देख लो जेल में, लड़के लोग के पास बहुत समय है, उनके लिए क्या कर सकते हो। तो जब पहले दिन गया तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि चलो इनके पास दिन भर का समय है। पहली बात, क्लास से कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, दूसरा प्लस पॉइंट। नहीं तो कहीं बाहर अगर सिखाने गए अपन, तो कोई स्टूडेंट कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, माने ध्यान उनका उस क्लास में लगता ही नहीं। बिल्कुल। 10 अगर होंगे तो मुश्किल 2 बैठेंगे बड़े ध्यान से, बाकी के 8 इधर उधर में लगे रहेंगे। तो वहाँ ये अच्छाई मुझको लगी कि अगर 10 बैठे हैं तो 10 बैठे, वो बगैर पूछे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। या उनके पास जो खाली समय है जेल के उसका, भीतर, हाँ, उसका पूरा सदुपयोग किया जा सकता है। तो ये बात रही। और क्या है, कुछ हद तक सीखने की ललक भी रहती है। जी जी, हाँ। क्योंकि अपन जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, उसको बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। तो प्रशासन का कैसा सपोर्ट रहा सर इन सबके बीच में? देखिए, जेल प्रशासन का तो पूरा सपोर्ट था। जेल प्रशासन ने सब कुछ दिया मुझको। से मतलब ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट ट्रेंड हो गए कुछ दिन में, अब मेरे पास रॉ मटेरियल की कमी है या और किसी चीज की कमी है, तो मैं गार्ड्स जितने हैं उनको ये बोल के रखता था कि आपको जो कुछ भी बनवाना है, चाहे छोटा सा नेम प्लेट बनवाना हो या बच्चे के लिए खिलौना बनवाना हो, आप बताते जाओ, और जो रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध करा दूं। तो
उस दौर में ये था कि गार्ड्स में आपस में नंबर लगा रहता था। अच्छा। कि यार इसके बाद मैं ये बनवा लूं, इसके बाद मैं ये बनवा लूं। तो मैं हर किसी को थैंक्स बोलता था उसके लिए कि जो रॉ मटेरियल मैं उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि 10-15 अगर हैं सीखने वाले तो रोज का उनका खर्चा चाहिए। खर्चा से मतलब है कि अगर मैं रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना शुरू करूं तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था शुरुआती दौर में मैं। तो सारे गार्ड्स और जेल प्रशासन तो पूरी तरह लगा हुआ था कि चलो, उनके रिजल्ट अच्छा दिखाई देने लगा कि चलिए हमारे टेबल में रखने के लिए नेम प्लेट बन जा रहा है, घर में टांगने के लिए कुछ बन जा रहा है, कुछ खिलौना बन जा रहा है। और उनके पास एक कहानी भी बन जाती है कि ये पुनर्वासित नक्सलियों के द्वारा बनाया गया है। नक्सली बंदियों के द्वारा। जी। तो मैं जैसे हम लोग आपके निवास की तरफ गए थे, वहाँ कुछ और भाई थे हमारे, तो वो लोग जेल से छूटने के बाद भी सीधे आपसे जुड़ के काम सीखने के लिए आते हैं? सारे के सारे जितने स्टूडेंट जेल से रिलीज हुए उन सबकी खबर कहीं ना कहीं से मुझको मिलते रहती है, और सबके सब मेन स्ट्रीम है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ये सुन के भी अच्छा लगता है। जो पुनर्वासित नक्सली हैं, जो आपके सानिध्य में सीखे, जिनकी संख्या आपने 400 बताया, तो वो उनका अचीवमेंट क्या है? वो लोग अभी कहाँ हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं? देखिए, उनका अचीवमेंट तो बहुत शानदार रहा। 9 लड़के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं जी। एक जो स्टूडेंट था वो यूथ फेस्टिवल में पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन में था, आर्टिस्ट। और अभी जितने लोगों से मुलाकात होती रहती है या कनेक्टेड, तो सारे के सारे हैं जी। और सबके सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने घर में। ये जरूरी नहीं है कि वो आर्ट ही बनाते रहें, आर्ट से रिलेटेड एक बार में अगर वो सद गया या एक बार वो अच्छा आर्टिस्ट बन गया तो समझिए उसमें एक धैर्य जागृत हो गया, एक ध्यान की प्रक्रिया जागृत हो गई। उसके बाद अगर वो खेती भी कर रहा है जी, तो उतनी ही सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट एनलाइटमेंट आ जाता है उनके में। तो एक जो चेंज आता है वो देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत सारा आर्थिक लाभ कमा ले और कुछ कर ले। जी। जो सस्टेनेबिलिटी उसकी लाइफ में आती है, तो स्थायीपन जो उसके जीवन में आता है, वो मेरी कमाई है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गुरु के लिए सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा इसको हम कह सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक कहानी और जानना चाहूंगा कि जैसे जो नक्सली सुधर कर मुख्य धारा में आए हैं, उनके परिवार से भी आपकी मुलाकात होती होगी? हाँ। उनका नजरिया कैसे होता है चीजों को देखने का? देखिए, कल तक जो लड़का परिवार का सदस्य ही नहीं था, से मतलब एक बार जैसे ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मैंने परिवार से कट गया, अतः पता नहीं है घर वालों को कि वो मर गया कि जिंदा है कि कहाँ है कि कैसा है, मैंने कोई खैर खबर नहीं उसकी। लेकिन अचानक समझ में आता है कि हाँ भाई फला लड़का अरेस्ट हो गया। फिर उसके घर के लोग आना जाना शुरू करते हैं, मिलना जुलना शुरू करते हैं। यहाँ से रिलीज होके जब वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना शुरू करता है जी, तो परिवार पूरा थैंकफुल रहता है मेरी तरफ कि चाहे ना चाहे, और पूरा परिवार ही मेरा अपना परिवार है। आपको ताज्जुब होगा कि जो लड़का छूटता है जेल से, अगर वो घर नहीं जाना चाहता जी, तो वो हमारे घर में रहता है। अच्छा, हमारे परिवार के सदस्य के जैसा। तो वो परिवार का ही सदस्य है, ये मान के चलिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा है ना। तो शिष्य तो परिवार का एक मुख्य सदस्य जैसा है, अभिन्न अंग मुख्य सदस्य। 2010 से आज पर्यंत तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में मेरा कोई स्टूडेंट ना रहा हो। अच्छा। कोई 2 दिन रहा, कोई 10 दिन रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 4 साल रहा, तो वो रहे ही लड़के और पूरी तरह विश्वस्त। जी जी, पूरा विश्वास पात्र। हम रामायण महाभारत उधर काल की जब कहानियां सुनते हैं तो वहाँ जो गुरु या गुरु शिष्य की परंपरा बताई जाती है वो आप जीवंत देख सकते हैं कि आज के दौर में, कलयुग का दौर कहते हैं इसे, इस दौर में एक ऐसे गुरु हैं जिनके पूरे 400 शिष्य जो अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं, अच्छी जगह पे सेटल हो चुके हैं, मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, सब कुछ। और इनको जो उनके द्वारा गुरु दक्षिणा दी गई है, एक भरोसा, एक साथ कि दोबारा उस दौर पे नहीं लौटेंगे, वो एक बहुत अच्छी दक्षिणा हम कह सकते हैं। गुरु जी तो अपने बारे में बताएंगे कि उनको वो खुशी पाके कैसा लगता है।
कोई ऐसा विशेष स्टूडेंट सर जिससे खासा लगाव रहा हो? सबसे सबसे? स्टूडेंट माने तो स्टूडेंट ही है। मेरा सवाल गलत हो गया। नहीं नहीं, गलत नहीं। ऐसा होता है कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें हाँ। टीचर का फेवरेट कोई हो। जी जी, लेकिन हाँ, वही मेरे जान पास तो स्पेशल स्टूडेंट हैं, हाँ। तो एवरीवन इज फेवरेट फॉर मी। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो, उनका नाम अजय मंडावी सर है। मैं अजय मंडावी सर कहूंगा। ये पद्मश्री हैं, 2023 में इनको पद्मश्री मिला, और जिस एवज में इनको पद्मश्री मिला वो काष्ठ कला है। काष्ठ कला एक कलाकारी है जिसमें लकड़ी से आर्ट्स बनाए जाते हैं। सर की वो एक खास पहचान है। उस कला के दौर में इन्होंने 400 नक्सलियों को ट्रेन करा, जिनके हाथों में हमेशा हथियार होता था। उनके हाथों में चीनी हथौड़ी थमाकर सर ने उनको मुख्य धारा में लाया। आज हमारा पगडंडी खबर का सौभाग्य है कि इनके साथ हम बैठे हैं भोजन के लिए। जाहिर से हम देखते हैं कि हमारा नजरिया कला को लेके थोड़ा सा भारतीयों का उतना खासा रुझान नहीं लगता। बाहर वालों में कितना अंतर दिखा सर? ये सही कहा आपने। देखिए, कोई आर्ट को देखने का उनका नजरिया थोड़ा अलग है। कोई आर्ट एक बार देखे, पहले ही पूछते हैं कि वो इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को, तो वो आर्टिस्ट की नजर से आर्ट को देखना पसंद करते हैं। और यहाँ बहुतायत लोग कोई एक आर्ट दिखा नहीं कि उसकी कीमत पहले पूछ लेते हैं कि ये कितने रुपए। तो वो बात अखर जाते हैं, यार ये कितने रुपए का। क्योंकि कलाकार कभी अपने कला को कीमत से नहीं आंक सकता। एक फ्रांस के मित्र आए हुए थे, तो उसने मुझसे पूछा कि ये एक बड़ा सा आर्ट देखा, उसने पूछ लिया कि कितना समय लगा इसको बनाने। फिर अचानक वो कहने लगे, उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन, उसने बोला कि कितना समय आपने इस आर्ट के साथ एंजॉय किया। बोला ये बात सही कहा है। एक कला की, मैं एक आर्ट को बनाते समय एक अलग दुनिया में हूँ, और सिर्फ मेरी दुनिया उस आर्ट तक सीमित है, तो मैं बाहर की चीजें नहीं सोच रहा हूँ, तभी मैं उस चीज को बना पा रहा हूँ। एक केंद्रित जो रहता है आदमी, मतलब ये, और मेरे जीवन में एकमात्र आदमी है वो जिसने ये सवाल पूछा कि कितना समय आपने इसके साथ एंजॉय किया। मुझको लगे कि वाकई मैं कोई आर्ट बना नहीं रहा हूँ, मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, अपना समय लगा। तो भारत में रह के कला और कलाकार का भविष्य कैसे देखते हैं सर? भविष्य तो है, बस यही होता है कि जब कलाकार का हाथ काट दिया जाता है तो वो सीखता नहीं है। उसको बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ जी। बहुत दूर मिले जाता है। पहले आपने देखा होगा कि फ्लैक्स बनता था, या सुस्वागतम लिख दिए, या मैंने एक क्या पोस्टर कहना, पोस्टर। तो एक आर्टिस्ट जमीन में बिछा के बढ़िया पेंटिंग करके वो पोस्टर लिखता था, या टॉकीज में फिल्म लगी उससे पहले जस्ट एक ही दिन के अंदर अंदर वो पोस्टर बनाया जाता है। वैसा पोस्टर बनाने वाले, वैसा फ्लैक्स बनाने वालों की संख्या लाखों में देश भर में, क्योंकि हर जगह लगना है। जी जी। कोई मौका आ रहा है तो उसके लिए से स्वागतम लगा दिए, कोई कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम का पूरा नाम लिख के लगा दिया, लाखों में थी संख्या। फिर अचानक एक दिन एक मशीन आई, सब बदल दिया, और उसने वो आधे घंटे के अंदर अंदर छापे देना शुरू कर दिया। रातों रात लाखों कलाकार बेरोजगार, लेकिन कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ, और लाखों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैंने एक रात में इतने हाथ कटे। फिर किसी ने कोई छोटा काम सीखा, कोई चाय दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गलती से एक दो अहमद हुसैन निकल गए, अच्छा, वो अलग मैटर है। अहमद हुसैन ताकिक से ही निकले हुए है ना, वो अलग है, लेकिन ये गलत था। अब जब फ्लैक्स ज्यादा होने लगा तो पर्यावरणविद लोग चलाने लगे, यार ये फ्लैक्स से पर्यावरण दूषित होता है,
फ्लेक्स टांगा, उसको फाड़ दिया, फेंक दिया उसको। जबकि वो कपड़े में जो लिखते थे वो या तो डिकम्पोज हो जाता या यूज हो जाता, फिर से यूज हो जाता। और एक चर्चा और थी कि कला को कॉमर्शलाइज कर देना, तो अगर ऐसा करने से क्या कलाकारी थोड़ी मरती है या दोनों जायज है सर? बहुत ज्यादा लेवल पे कॉमर्शलाइज कर देना। हाँ, वो अपना अपना विचार रहता है। जैसे हमें जानकारी जहाँ तक है, आपने अपनी कला को कभी कमर्शलाइज नहीं करा। उस हद तक जितने पैसे में मेरा ट्रेनिंग चल रहा है जेल का और मैं चल रहा हूँ, बस उतना ही पैसा चाहिए। उससे आगे का नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगा या कोई बड़े प्लेटफॉर्म में या गवर्नमेंट ऑर्डर ऐसा करना। तो आधुनिकता के दौर में कभी थोड़ा सा ऐसा ख्याल नहीं आया सर कि जैसे हम कॉमर्शलाइज कर देंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से और लोगों की मदद कर सकेंगे आर्थिक रूप से? अब लगने लगा है कि अगर पैसा ज्यादा होता तो शायद कुछ ज्यादा मदद कर पाता मैं, लेकिन कहीं ये मन में बात आती है कि हो सकता है कि पैसा ज्यादा होता तो मैं मदद ही ना करता। तो वो दोनों 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 चीजें हो सकती है। यार मैं तो अपनी बड़ी सी गाड़ी में घूमने जा रहा हूँ, फिर एक जेब में बैठे बच्चे की आवाज क्यों सुनूं? ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। कलाकार की वास्तविकता मर जाती है ऐसा ना? ऐसा सब चीजों को बता देता है। तो मनावी सर से जो खास बातचीत रही उसका सफर हम यहीं समाप्त करते हैं, और दोबारा इनका सानिध्य रहा बिल्कुल तो हम बिल्कुल फिर कांकेर आएंगे और इनकी अगली स्टोरी फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप पगडंडी खबर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हम सर के साथ एंजॉय कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस खाना इडहर की सब्जी। इडहर की सब्जी कैसे बनता है वो किसी अगली कहानी में मैं बताऊंगा। तब तक आप वीडियो एंजॉय करिए और जिनको भी होस्ट भी है उसको भी हाँ, आओ भाई, आ जाओ, सबके सब आइए। ये जो सब्जी बनाने वाली टीम है या जिनके हाथों से बना हुआ खाना हमें मिला है, ये उनकी पूरी टीम है। भाई हमारे साथ हैं। नहीं सर, ये जो खाना है ना सर, अच्छा वो क्या है, महिला समूह यहाँ पे नहीं, ठीक है। अच्छा 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 सदस्यों ने बनाया है। हम लोग से सब कर रहे हैं। यहाँ अच्छा अच्छा यहाँ की टाटामारी क्या है, समिति जी जी जो कि यहाँ के रख रखाव देखभाल यहाँ का जो है सब व्यवस्था यही लोग करते हैं। इसके अलावा जो समिति है ना, दूसरा समिति है, वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। अच्छा।